Hello everyone, welcome to chapter number 7, motion and measurement of distances। मान लीजिए गर्मियों के छुट्टियों में आपको किसी हिल स्टेशन जाना है तो आपने रिजर्वेशन करवाई है एक प्लेन में या फिर एक ट्रेन में। ठीक उसी तरह से मान लीजिए आपको अगर अपने शहर के बगल वाले शहर में जाना है तो मे बी आप ट्रेन से जाओगे या फिर बस से। मान लीजिए अगर आपको अपने ही शहर में किसी एक जगह से दूसरे जगह जाना है तो आप साइकिल का यूज़ करोगे, ऑटो का यूज़ करोगे या फिर मेट्रो का यूज़ करोगे, बस का यूज़ करोगे। ठीक उसी तरह से कुछ दिनों पहले चंद्रयान 3 का लॉन्च हुआ था जो गया था अर्थ से लेकर मून तक। तो ये सभी चीज़ें हैं क्या? ये सभी चीज़ें हैं मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। तो हम पहले आज बात करेंगे मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन की। तो देखिए, इंसान जब पहले ट्रैवल करता था तो वो कैसे ट्रैवल करता था? ऑब्वियसली अपने पैरों पर चलकर। उसको जितने भी सामान एक जगह से दूसरे जगह ले जाने थे उनको अपने पीठ पे लाद के ले जाता था। धीरे धीरे इंसानों ने एनिमल्स का यूज करना शुरू किया फॉर ट्रांसपोर्टेशन और उसके बाद आया ट्रांसपोर्टेशन थ्रू वाटर। तो इंसानों ने सबसे पहले जो बोट बनाया था उसका नाम था पेसी कैनोए और ये बना था करीबन 8200 से लेकर 7600 बीसीई के बीच। ट्रांसपोर्टेशन में एक बहुत बड़ा रेवोल्यूशन आया जब इन्वेंशन ऑफ व्हील हुआ अराउंड इन 3500 बीसीई। अभी जिस एरिया को हम इराक बोलते हैं उस एरिया के अराउंड व्हील का इन्वेंशन हुआ था। करीबन 1800 बीसीई में ग्रीक्स ने एनिमल्स का यूज किया फॉर पुलिंग कार्ट्स। और एक रेवोल्यूशन हुआ ट्रांसपोर्टेशन में जब स्टीम इंजन का आविष्कार हुआ इन 1712 में स्टीम इंजन का आविष्कार जरूर हुआ था मगर इसको इंप्रूव किया था जेम्स वॉट ने इन 1764। इसके बाद यूके में 1804 में बने रेल रोड, 1886 में जर्मनी में बना मोटर कार, 1896 में जर्मनी में बना ट्रक्स, 1882 में बने बसेस, 1886 में मोटराइज्ड बोट, 1903 में मोटराइज्ड शिप, 1903 में एरोप्लेन एंड 1957 में यूएसएसआर ने स्पुतनिक 1 नाम का स्पेस क्राफ्ट बना दिया। तो धीरे धीरे ह्यूमंस ने अपना नॉलेज, अपना इंटेलेक्ट लगाकर ट्रांसपोर्टेशन को इंप्रूव कर दिया। अब मान लीजिए आपको अपने घर से आपके नजदीकी मार्केट में जाना है तो आप कौन से मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन का यूज करोगे? ये डिसाइड करने के लिए आपको सबसे पहले जिस चीज का आइडिया होना पड़ेगा वो है कि आपके घर से वो मार्केट कितना दूर है। अगर मान लीजिए आपके घर से वो मार्केट काफी ज्यादा दूर है जहां पे आप जाना चाहते हो तो मे बी आप मेट्रो का यूज करोगे, मे बी आप ऑटो या फिर बस का यूज करोगे। अगर वो मार्केट आपके घर के करीब है तो मे बी आप रिक्शा का यूज करोगे या फिर साइकिल का यूज करोगे। और मान लीजिए अगर वो मार्केट आपके घर के बहुत ही करीब है तब तो आप पैदल चले जाओगे। तो यानी मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन जब हम सिलेक्ट करते हैं तो वहां पे एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है डिस्टेंस। अब डिस्टेंस को हम कैलकुलेट कैसे करते हैं? डिस्टेंस बेसिकली है लेंथ। आपके स्क्रीन पे 2 फिगर्स हैं, दोनों को देखिए। पहले फिगर में एक डेस्क की विड्थ नापी जा रही है यूजिंग गिल्ली डंडा और दूसरे फिगर में एक डेस्क की विड्थ मापी जा रही है विद द हेल्प ऑफ अ स्ट्रिंग यानी कि धागा। ठीक उसी तरह से आप यूज कर सकते हो फुट स्पैन का, आप यूज कर सकते हो हैंड स्पैन का, आप यूज कर सकते हो यार्ड का, आप इस्तेमाल कर सकते हो क्यूबिट का। इनफैक्ट पुराने दिनों में इंडिया में तो फिंगर और मुट्ठी जो है फिस्ट, उसका भी इस्तेमाल किया जाता था मेजरमेंट के लिए। ये जितने भी तरीके मैंने बताए इनमें 2 बातें कॉमन है। एग्जाम्पल ले लीजिए हैंड स्पैन का। तो मान लीजिए आप अपने हाथों के जरिए डिफरेंट चीजों का लेंथ नापते हो तो आपका जो हैंड स्पैन है उसका जो लेंथ है वो तो सेम ही रहने वाला है। यानी कि आप बाकी चीजों का जो लेंथ है आप उसको कंपेयर कर रहे हो कि आपके हैंड स्पैन के लेंथ के कितने गुणा है वो। यानी कि आपका हैंड स्पैन यहां पे कांस्टेंट है। इस कांस्टेंट क्वांटिटी को हम बोलते हैं यूनिट। तो पहली बात जो इन सभी चीजों में कॉमन है दैट इज यूनिट। एट द सेम टाइम दूसरी चीज भी कॉमन है, वो है कि इन चीजों का जो लेंथ है वो हैंड स्पैन हो या फिर क्यूबिट हो या फिर फुट स्पैन हो या फिर गिल्ली डंडे का नाप हो या फिर स्ट्रिंग का नाप हो, ये भरोसे लायक नहीं है। क्यों नहीं है इस चीज को समझिए। अगर कोई इंसान हट्टा कट्टा है, लंबा है, तो उसका हैंड स्पैन का लेंथ ज्यादा होगा इन कंपैरिजन टू अ पर्सन जो थिन है या फिर छोटा है आकार में।
या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आप जो गिल्ली डंडा यूज कर रहे हो और आपका दोस्त जो गिल्ली डंडा यूज कर रहा है, दोनों के लेंथ में अंतर है। तो इस तरह के वेरिएबल लेंथ्स को लेकर हम मेजरमेंट तो नहीं कर सकते। तो फिर इस चीज को ठीक कैसे किया जाए? इस प्रॉब्लम को या फिर यूं कहें इस कंफ्यूजन इन मेजरमेंट को दूर करने का एक ही रास्ता है कि हम अक्रॉस द वर्ल्ड एक ही तरह के मेजरमेंट के स्टैंडर्ड को यूज करें। 1790 में फ्रांस में ऐसा ही एक स्टैंडर्ड क्रिएट हुआ था फॉर यूनिट ऑफ मेजरमेंट, जिसको बोला जाता है मेट्रिक सिस्टम। ताकि चीजें सिंपल हो जाए, साइंटिस्ट्स ऑल ओवर द वर्ल्ड ने एक्सेप्ट कर लिया कुछ सेट स्टैंडर्ड यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट, और इनको बोला जाता है इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स या फिर एसआई यूनिट्स। लेंथ का जो एसआई यूनिट है वो है मीटर। अब इस मीटर को अगर आप चाहो आप छोटे छोटे और यूनिट्स में डिवाइड कर सकते हो, जैसे 1 मीटर इज इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 10 मिलीमीटर। ठीक उसका रिवर्स अगर आप चाहो तो इसको बड़े यूनिट्स में भी ट्रांसफर कर सकते हो, जैसे 1 किलोमीटर इज इक्वल्स टू 1000 मीटर। तो एसआई यूनिट से फायदा हमको ये मिलता है कि आप चाहे दुनिया के किसी भी कोने में हो, आपने यूनिट सेम यूज करना है, तो आप जो मेजरमेंट कर रहे हो वो मेजरमेंट दुनिया के किसी भी कोने में वैलिड होगा। इसका एक छोटा एग्जांपल मैं आपको दे देता हूं। मान लीजिए आपको मैथमेटिक्स के क्वेश्चन पेपर में आया है कि आपको एक 10 सेंटीमीटर का लाइन ड्रॉ करना है। आप क्या करते हो? आप स्केल के जरिए 10 सेंटीमीटर मेजर करके लाइन को ड्रॉ कर देते हो। आपके साथ ये क्वेश्चन जो है आपके क्लास के बाकी स्टूडेंट्स से भी सॉल्व किए, सभियों ने अगर स्केल का इस्तेमाल किया है तो सबका लाइन जो है वो 10 सेंटीमीटर का ही बनेगा। एट द सेम टाइम जब टीचर आपकी कॉपी चेक करेंगे तो टीचर के पास जो स्केल होगी उसमें भी 10 सेंटीमीटर का लेंथ वही होगा जो आपने और आपके क्लासमेट्स ने अपने कॉपी में बनाई है। मगर याद रखिए स्केल का इस्तेमाल उतना आसान नहीं है। देखिए इस फिगर को, फिगर नंबर ए में जो प्रोसेस है वो करेक्ट है, बी में जो प्रोसेस है वो गलत है। ए में क्यों करेक्ट है? क्योंकि आपने स्केल को सीधा पकड़ा है। बी में क्यों इनकरेक्ट है? क्योंकि आपने स्केल को टेढ़ा पकड़ा है। अगर आपका स्केल टूट जाता है और स्पेशली स्केल का जो जीरो है वो टूट जाता है तो आपको मेजरमेंट स्टार्ट करना है 1 से, जो फिगर बी में किया हुआ है। अगर आपका स्केल एकदम ठीक है तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, आप जहां से मेजर करना शुरू करते हो आपके स्केल के जीरो को वहीं पे अलाइन करना होता है। अब देखिए इस पर्टिकुलर फिगर को, जब आप स्केल की रीडिंग पढ़ रहे हो तो आपकी आंखों का पोजीशन ए या फिर सी नहीं होना चाहिए, उसका पोजीशन बी ही होना चाहिए। अगर आप ए या सी पोजीशन पे अपनी आंखों को रखते हो तो आपकी रीडिंग आप गलत पढ़ोगे और इसको बोला जाता है पैरेलक्स एरर। अब मान लीजिए आपके पास एक कर्व लाइन है, तो इसका मेजरमेंट आप कैसे करोगे? ऑब्वियसली कर्व लाइन का मेजरमेंट आप स्केल से नहीं कर पाओगे, तो इसके लिए आपको यूज करना पड़ेगा स्ट्रिंग या फिर धागा। तो स्ट्रिंग या धागे के सहारे आप पूरे लेंथ को नापोगे। अब इस स्ट्रिंग में जहां तक आपने नापा है उसको आप कंपेयर करोगे एक स्केल के साथ, तो आपको प्रॉपर लेंथ ऑफ द कर्व लाइन भी मिल जाएगा। तो ये तो रही मेजरमेंट की बात। अब चले आते हैं मोशन पे। आपके आसपास ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो मूव करती हैं। से फॉर एग्जांपल एक बर्ड मूव करता है, आपके टेबल पे रखा हुआ टेबल क्लॉक जो है उसका सेकंड वाला हैंड या फिर आवर वाला हैंड भी मूव करता है। अगर आपके घर में पेंडुलम क्लॉक है तो उसका पेंडुलम मूव करता है। आप ट्रेन में बैठते हो या फिर बस में बैठते हो वो मूव करता है। तो तरह तरह के मूवमेंट्स हम अपने आसपास देखते हैं। सो if movement happens in such a way that with time an object changes its position, तो उसको हम बोलते हैं मोशन। अब चले आते हैं टाइप्स ऑफ मोशन। तो मैं आपको 8 टाइप ऑफ मोशंस के बारे में बताने वाला हूं। पहला है ऑसिलेटरी मोशन, एक ऐसा मोशन जो खुद को बार बार रिपीट कर लेता है, दैट इज ऑसिलेटरी मोशन। से फॉर एग्जांपल एक पेंडुलम क्लॉक, इसमें जो पेंडुलम होता है वो एक ही जगह पे बार बार मूव करता है, तो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ एन ऑसिलेटरी मोशन। दूसरा है रोटेशनल मोशन, एक ऐसा मोशन जो किसी एक फिक्स्ड एक्सिस पे होता है, उसको हम लोग बोलते हैं रोटेशनल मोशन। जैसे अर्थ अपने एक्सिस पे कंटिन्यूअसली मूव कर रहा है, तो इसको हम लोग बोलते हैं अर्थ का रोटेशनल मोशन। थर्ड इज ट्रांसलेशनल मोशन। ट्रांसलेशनल मोशन उस मोशन को बोलते हैं जहां पे सेम डिस्टेंस कवर हो इन सेम अमाउंट ऑफ टाइम। एग्जाम्पल, एक साइक्लिस्ट जो साइकिलिंग कर रहा है ऑन अ स्ट्रेट लाइन।
नेक्स्ट इज यूनिफॉर्म मोशन, एक ऐसा मोशन जो कांस्टेंट रहता है, किसी भी चीज से अफेक्टेड नहीं होता है, उसको हम लोग बोलते हैं यूनिफॉर्म मोशन। से फॉर एग्जांपल लाइट स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती है एक कांस्टेंट स्पीड के साथ, तो इसको हम एग्जांपल मान सकते हैं यूनिफॉर्म मोशन का। नेक्स्ट इज नॉन यूनिफॉर्म मोशन। नॉन यूनिफॉर्म मोशन में क्या होता है कि ऑब्जेक्ट जो है वो अपना स्पीड बदलते रहता है, वो टाइम टू टाइम धीरे हो जाता है या फिर टाइम टू टाइम स्पीड अपना बढ़ा लेता है। द एग्जाम्पल टू दिस कैन बी यू वॉकिंग टू योर स्कूल। आप अपने घर से निकलते हो तो आपकी स्पीड ज़्यादा रहती है, आप स्कूल के करीब पहुंच जाते हो तो आप अपना स्पीड कम कर देते हो, तो ये एग्जाम्पल हो जाता है नॉन यूनिफॉर्म मोशन का। नेक्स्ट इज पीरियोडिक मोशन। पीरियोडिक मोशन ऑसिलेटरी मोशन जैसा ही है, यहां पर एक फिक्स्ड पीरियड में या फिर एक फिक्स्ड टाइम इंटरवल में मोशन जो है वो रिपीट होता रहता है। से फॉर एग्जांपल अर्थ जो रिवॉल्व करता है सन के अराउंड, उसमें 365 एंड 1/4 डेज लगते हैं, तो इसको हम बोल सकते हैं पीरियोडिक मोशन। नेक्स्ट इज सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन में एक ऑब्जेक्ट जो है वो एक सर्कुलर पाथ में कांस्टेंट मूव करता है, तो उसको हम बोलते हैं सर्कुलर मोशन। से फॉर एग्जांपल आपके घड़ी में जो आवर या फिर सेकंड हैंड है, इसमें सर्कुलर मोशन होता है। एंड द लास्ट वन इज लीनियर मोशन। लीनियर मोशन में ऑब्जेक्ट जो है वो एक स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती है। से फॉर एग्जांपल एक बस जो एक स्ट्रेट रास्ते पे चल रही है। अब एक चीज को यहां पे अच्छी तरह से समझ लीजिए कि एक ऑब्जेक्ट जो है एक ही टाइम पे बहुत तरह के मोशंस दिखा सकती है। से फॉर एग्जांपल एक क्लॉक का आवर या फिर सेकंड हैंड, उसमें पीरियोडिक मोशन भी होता है, एट द सेम टाइम सर्कुलेटरी मोशन भी होता है। साथ में आपको यह भी बता दूं कि लीनियर मोशन को कभी कभार हम रेक्टिलिनियर मोशन भी बोलते हैं। तो अब चले आते हैं पेज नंबर 85 पर इस चैप्टर के एक्सरसाइजेस को सॉल्व करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 1, गिव 2 एग्जांपल्स ईच ऑफ मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट यूज्ड ऑन लैंड, वाटर एंड एयर। तो लैंड पे 2 ट्रांसपोर्ट का मोड क्या होगा? से फॉर एग्जांपल बस, से फॉर एग्जांपल ट्रक। वाटर पे बोट एंड शिप, एयर में एरोप्लेन एंड हेलीकॉप्टर। क्वेश्चन नंबर 2 है फिल इन द ब्लैंक्स। नंबर 1 देखिए, 1 मीटर इज 100 सेंटीमीटर, 5 किलोमीटर्स इज 5000 मीटर, मोशन ऑफ अ चाइल्ड ऑन अ स्विंग इज पीरियोडिक मोशन या फिर ऑसिलेटरी मोशन भी हो सकता है ये। मोशन ऑफ द नीडल इन अ स्विंग मशीन इज पीरियोडिक मोशन, मोशन ऑफ अ व्हील ऑफ अ बाइसाइकिल इज रोटेशनल मोशन। Question number 3, why can a pace or a footstep not be used as a standard unit of length? The distance in the footstep would vary from person to person. So I cannot use footstep as a standard unit of length. क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, अरेंज द फॉलोइंग लेंथ्स इन द इंक्रीजिंग मैग्नीट्यूड। तो यहां पे सबसे छोटा है 1 मिलीमीटर, उससे बड़ा है 1 सेंटीमीटर, उससे बड़ा है 1 मीटर एंड फाइनली यू हैव 1 किलोमीटर। Question number 5, height of a person is 1.65 meter, express it into centimeter and millimeter। ये आपको खुद करना है। हाँ, मीटर, सेंटीमीटर और मिलीमीटर में क्या रिलेशन है वो मैं आपको बता देता हूँ। 1 मीटर इज इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर, जबकि 1 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 10 मिलीमीटर। तो इसको आपको खुद से एक बार सॉल्व करके देखना है। आपकी सहूलियत के लिए मैंने आंसर स्क्रीन पे दे दिया है। Question number 6, distance between Radha's home and her school is 3250 meter. Express this distance into kilometer. तो किलोमीटर और मीटर में क्या रिलेशन है? 1 किलोमीटर इज इक्वल्स टू 1000 मीटर। यानी कि अगर आप 3250 मीटर देखोगे तो इसको आप किलोमीटर में कन्वर्ट करोगे तो क्या करोगे? इसको 1000 से डिवाइड करोगे, यानी कि आपका आंसर आएगा 3.250 किलोमीटर। Question number 7, while measuring the length of a knitting needle, reading the scale at one end is 3 centimeter, at the other ends it is 33.1 centimeter. What is the length of the needle? तो एक एंड पे स्केल की रीडिंग आ रही है 3 सेंटीमीटर, दूसरे एंड पे आ रही है 33.1 सेंटीमीटर, यानी कि टोटल लेंथ कितना है? सिंपल इन दोनों को सब्सट्रैक्ट कर दीजिए। सो 33.1 माइनस 3 विच इज इक्वल्स टू 30.01 सेंटीमीटर।
Question number 8. Write the similarities and differences between motion of a bicycle and a ceiling fan that has been switched on. Similarity is both of them are showing a periodic motion. मगर दोनों में अंतर क्या है? अंतर यह है कि जो सीलिंग फैन है वो एक ही जगह पे स्टेबल है, वो एक ही जगह पे घूमे जा रही है, जबकि बाइसाइकिल जो है वो पीरियोडिक मोशन तो दिखा रहा है। एट द सेम टाइम इट इज ऑल्सो शोइंग रेक्टिलिनियर मोशन, क्योंकि अगर आप एक बाइसाइकिल को सीधे रास्ते पे चलाओगे तो उसमें रेक्टिलिनियर मोशन भी आएगा। Question number 9. Why would you not like to use a measuring tape made of an elastic material like rubber to measure distance? What would be some of the problems you would meet in telling someone about the distance you measured with such a tape? पहला तो है कि इलास्टिक मटेरियल से अगर वो चीज़ बनी है तो उसको अगर हम जोर से खींचेंगे तो उसका लेंथ जो है वो बढ़ जाएगा, छोड़ देंगे उसका लेंथ वापस से घट जाएगा। एट द सेम टाइम इलास्टिक मटेरियल में प्रॉब्लम ये होती है कि इलास्टिक मटेरियल जो है ये काफ़ी अच्छे कंडक्टर होते हैं हीट के। तो अगर आपका वो ऑब्जेक्ट जिसको आप मेजर करना चाहते हो वो हीटेड है, वो गर्म है, तो आपका जो इलास्टिक मटेरियल का टेप है ना वो गल जाएगा या फिर वो सैग हो जाएगा, यानी कि लंबा हो जाएगा। तो इस तरह के टेप से आप मेजरमेंट्स प्रॉपर्ली नहीं कर पाओगे, आप इसको स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरमेंट डिवाइस हिसाब से यूज नहीं कर पाओगे। Finally, we come to question number 10. Give two examples of periodic motion. तो periodic motion आपको कहाँ पे दिखता है? मैं आपको दो examples बता देता हूँ. One is the hour and minute hand of your clock and the second one is rotation of earth. तो चलिए इससे हमारा चैप्टर नंबर 7 पूरी तरह से खत्म हो जाता है। हमने चैप्टर को समझ लिया, साथ में इसके एक्सरसाइज क्वेश्चंस भी सॉल्व कर लिए। वापस हम आपसे मिलेंगे चैप्टर नंबर 8 में, जहां पे हम पढ़ने वाले हैं लाइट, शैडोज एंड रिफ्लेक्शंस के बारे में। तो थोड़ा सा इंतजार कीजिए अगले वीडियो तक। टिल देन कीप लर्निंग।